जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। हमारे देश में आरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर कोई भी व्यक्ति बात करने से पहले 10 बार सोचता है। हम राजनीति से जुड़े हुए लोगों की बात करते हैं तो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, इनका कोई भी नेता आरक्षण के विरुद्ध जाना ही नहीं चाहता। सही क्या है गलत क्या है ये उसको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण के अगेंस्ट एक शब्द भी बोलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अगर वो बोलेगा तो उसकी राजनीति खतरे में आ जाएगी, उसका राजनीतिक अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज आरक्षण का उसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वोट बैंक को रिझाने में। जिस तरीके से पहले के समय में जो लोग अशिक्षित होते थे, अनपढ़ होते थे, उनको एक 100 रुपये देकर, दारू की बोतल देकर अपनी ओर खींचा जाता था, उसी तरीके से आज आरक्षण देकर पढ़े लिखे सभ्य समाज को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक चुनाव से पहले जो ओबीसी रिजर्वेशन का माहौल गरमा रहा है आज, वो नहीं होता। कहीं पर बहुत सारी जातियों को ओबीसी के रिजर्वेशन में जोड़ा जा रहा है, तो कहीं पर ओबीसी रिजर्वेशन 14 से 27% दिया जा रहा है। ये हमें समझ में आता है। और सिर्फ एक पार्टी नहीं, मध्य प्रदेश की बात करें तो भाजपा सरकार ने अभी हाल ही में सभी जो वैकेंसी आएंगी उसमें 27% रिजर्वेशन लागू कर दिया ओबीसी वर्गों को लेकर। और इस पे कांग्रेस का कटाक्ष क्या होना चाहिए था वो तो आप बेहतर समझते हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हमने तो 2018 के जो हमारे विधानसभा चुनाव थे उसका जो हमने पोर्टफोलियो बनाया था उसमें तो हमने कहा था कि हम ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देंगे। हमने हाई कोर्ट में अपील भी लगाई थी, और जो हमारे दिग्विजय सिंह जी थे सन 2003 में, उस समय 27% आरक्षण लागू भी कर दिया गया था। फिर उमा भारती ने उसको स्टे लगा दिया, 14 साल तक वो बैन रहा। तमाम तरह की बातें, यानी कि वो भी कांग्रेस भी ये कहना चाहती है कि हमने जो है 27% ओबीसी रिजर्वेशन पहले ही लागू कर दिया था। मतलब कोई भी ये नहीं कहना चाहता कि हम जो है इस आरक्षण प्रणाली के, ये जो आरक्षण व्यवस्था है इसके अगेंस्ट में है। मैं हमेशा से, मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ, आरक्षण के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट भी गया हूँ। मैंने मेरा जाति प्रमाण पत्र तक जला दिया सन 15 अगस्त सन 2021 को। और तमाम तरीके की मैं कई सालों से आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है उसके अगेंस्ट में एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। मैंने आंदोलन भी किए, सब किए। लेकिन एक छोटी सी बात है जो मेरे जैसे कई लोगों को समझ में आ गई, जो अनुसूचित वर्ग से हैं, ओबीसी से हैं, वो सारे युवाओं को समझ में आ गई कि आरक्षण वाकई में गलत है। और वो विरोध भी कर रहे हैं। मैं अकेला ही नहीं हूँ ऐसा जो आरक्षण का विरोध कर रहा हूँ अनुसूचित जाति से होते हुए, बहुत सारे युवा विरोध कर रहे हैं। हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि हम आरक्षण के अगेंस्ट नहीं, लेकिन जो प्रणाली है, जो व्यवस्था प्रणाली, आरक्षण की जो वितरण प्रणाली है वो बहुत गलत है। अभी ठीक है, आपने 27% आरक्षण लागू कर दिया ओबीसी में। मध्य प्रदेश के अंदर जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें 27% रिजर्वेशन लागू हो चुका है। लेकिन क्या आपने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो ओबीसी में जातियां सक्षम हो गई है उनको बाहर निकालने का प्रावधान किया है? नहीं। आपने ओबीसी की क्रीमिलियर की जो सीमा है उसको भी इतना रख दिया है कि एक आदमी कार में घूम सकता है, एक आदमी बंगले में रह सकता है। 10 लाख रुपए क्रीमिलियर की लिमिट, महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाला, 80,000 रुपये कमाने वाला गरीब नहीं होता है। आपकी गरीबी रेखा की गाइडलाइन अलग है और आपकी क्रीमिलियर की जो गाइडलाइन है वो अलग है। आप दोनों को इक्वल करिए और उसके बाद आरक्षण में क्रीमिलियर लागू करिए, और जो गरीबी रेखा से ऊपर है उसका आरक्षण खत्म करिए, या कम से कम छोटी नौकरियों में तो खत्म करिए, शिक्षा के क्षेत्र में खत्म करिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ जहाँ पर एक परिवार में अगर कोई अच्छी नौकरी में है तो उनके बच्चे उनसे छोटी नौकरी में या उनसे बड़ी नौकरी में है, और जहाँ पर पूरे गांव ऐसे हैं जहाँ पर एक भी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग पाई। ठीक आरक्षण का फायदा उसी तरीके से वो लोग उठा रहे हैं जो पहले से ही सक्षम हैं। रसूखदार लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना। एक तरफ हम इस देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन बनाई थी कि कोई भी राज्य सरकार 50% से रिजर्वेशन ज़्यादा नहीं देगी, और आप सुप्रीम कोर्ट की फैसले के अगेंस्ट चले गए। जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई थी आप उसी के अगेंस्ट चले गए। तो मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मुझे तो इतना कुछ भी नहीं पता। मैं मेरे सरल शब्दों में, सरल भाषा में जो अभी देख पा रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ, जो यूपी में देख रहा हूँ कि किस तरीके से आरक्षण को 27% कर दिया गया है बिना उन लोगों को निकाले जो सक्षम हो चुके हैं। आप उन लोगों को निकालते
जो सक्षम हो चुके हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जिनके पास जो अपने बच्चों को अच्छी कोचिंग दे सकते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, अगर आप उन व्यक्तियों को आरक्षण की जो गाइडलाइन है उससे बाहर करते, आरक्षण के दायरे से बाहर करते, तो आपको 14% से 27% आरक्षण करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आपने जो सक्षम है उनको तो निकाला ही नहीं और आरक्षण को आपने बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जिसका जितना परसेंट है उसको उतना रिजर्वेशन देना चाहिए। किसी मूर्खतापूर्ण बातें कही जाती है इस देश में जिनके कोई हाथ पैर नहीं होते। अगर आप कास्ट के परसेंटेज के हिसाब से रिजर्वेशन रखेंगे तो इस देश में फिर प्रतिभाएं आप ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलेगी। फिर आप एक बेहतर डॉक्टर नहीं ढूंढ सकते, एक बेहतर टीचर नहीं ढूंढ सकते, एक बेहतर इंजीनियर नहीं ढूंढ सकते। आप आरक्षण की बजाय संरक्षण दें। संरक्षण से मतलब जो व्यक्ति, जो समाज बहुत गरीब है, बहुत दयनीय है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको आप बेहतर एजुकेशन दें, बेहतर इलाज दें, बेहतर सुख सुविधाएं दें। फिर आप उसमें भेदभाव मत करिए कि ये ब्राह्मण है, ये यहाँ पर 100 लोग हैं, 100 में से 99 लोग SC ST के हैं और एक ब्राह्मण, इस ब्राह्मण को वंचित कर दिया जाए। ब्राह्मण भी गरीब है, 99 लोग वो भी गरीब हैं, लेकिन आप उस ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप उस ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए भगा रहे हैं क्योंकि वो ब्राह्मण है। उसने आज से 5000 साल पहले इन SC ST वालों के साथ अत्याचार किए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है, ये जो दिमाग का विकलांगपना है, ये हमें और हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको बहुत पीछे छोड़ देगा। आप आरक्षण की बजाय संरक्षण दें, कोई भी व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाएगा। जितने भी आरक्षण के विरोध में इस देश में संगठन बने हुए, जितने भी लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, वो एक भी लोग विरोध नहीं करेंगे अगर आप किसी गरीब को संरक्षण देंगे। लेकिन अगर आप आरक्षण देकर उस व्यक्ति की प्रतिभा को मारने की कोशिश करेंगे तो वो व्यक्ति आवाज़ उठाएगा और उसका आवाज़ उठाना सही भी है। अगर आज मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं और मैं बैसाखी लेके सड़क पे चलूं, उसके सहारे में चलता हूं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आता है कि इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं हाथ में बैसाखी लेकर अपने कंधे पर सड़क पे दौड़ता हुआ निकलूंगा तो हर व्यक्ति विरोध करेगा कि ये आदमी बैसाखी लेकर हाथ पे दौड़ रहा है और उधर वो जो पैर से नहीं चल सकता वो रेंग रेंग कर चल रहा है। तो उस रेंग रेंग कर चलने वाले व्यक्ति को पहले बैसाखी दी जाए। जो बैसाखी हाथ में लेकर दौड़ रहे हैं उनसे बैसाखी लो और उन व्यक्तियों को दो जो सड़क पर रेंग रहे हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपने 27% रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने आरक्षण के सारे सुख सुविधाओं के फ़ायदे ले लिए हैं, जो बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, कम से कम आप उनकी सुख सुविधाओं खत्म करिए। क्यों? लोगों के मन में ऐसा है कि अगर आपने आरक्षण खत्म कर दिया तो उनका जीवन खत्म हो जाएगा, वो इस दुनिया में जी नहीं पाएंगे, उनका सब कुछ लूट गया, वो मतलब किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। मुझे नहीं पता क्यों हम इस देश में आरक्षण की बात करते हैं, क्यों हम शिक्षा की बात नहीं करते। सबसे पहले बात शिक्षा की होना चाहिए, उसके बाद हम आरक्षण की बात करें तो समझ में आता है। लेकिन बच्चे का एडमिशन होते ही उसकी सारी चीज़ें हम उसको आरक्षण के हिसाब से या उसकी जाति के हिसाब से देखकर शुरू करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में शुरुआत से ही ये चीज़ें बैठ जाती है कि आरक्षण के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और एक के मन में फ़ायदे बैठते हैं तो एक के मन में नुकसान बैठता है कि यार काश मेरे साथ भी हो जाता है। और फिर आने वाले समय में इन फ्यूचर जब वो कॉलेज में होता है, जब कॉलेज करके पास आउट निकल जाता है कॉलेज से, तब वो आरक्षण का विरोधी बन जाता है। तब समाज में कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सारी गलत होने लग जाती हैं। तो इन चीज़ों को अगर रोकना है तो आरक्षण खत्म मत करिए, लेकिन आरक्षण की जो प्रणाली है उसको बदलने का प्रयास करिए। जो गड्ढे भर गए हैं, जो लोग बैसाखी लेकर दौड़ रहे हैं, उनसे अब बैसाखी लेकर उन लोगों को देने की ज़रूरत है जो रेंग रहे हैं। OBC रिजर्वेशन को लेकर कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये किया है, ठीक है, एक वोट बैंक को रिझाने के लिए, सबको पता है कि OBC का वोट बैंक बहुत बड़ा है, सब समझते हैं। तो कम से कम एक उसमें चीज़ ये भी होना चाहिए थी कि जो लोग सक्षम हो चुके हैं या रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करते, जो ज्यादा सक्षम हो चुकी है उन्हें कम से कम आप आरक्षण के कोटे से बाहर करते। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को बढ़ा दिया। अब वो क्या फ़ायदे होंगे, मध्य प्रदेश में आने वाली बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, उनमें उनके क्या फ़ायदे होंगे, क्या चीज़ें होने वाली है, क्या नया देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले समय में हमें पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कम से कम रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होना चाहिए थी या उन लोगों को बाहर करना चाहिए था जो सक्षम हो चुके हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और शिवराज सरकार का यह फैसला आपको कहाँ तक सही लगा, इसके बारे में भी बताइएगा। जय श्री राम, धन्यवाद।